हेलो फ्रेंड्स, ईसीजी फॉर बिगिनर्स सीरीज का ये 15th एपिसोड है और इस एपिसोड में हम जानेंगे कि एट्रियल फिब्रिलेशन क्या होता है, इसके क्या क्या रीजंस होते हैं, पेशेंट्स को एट्रियल फिब्रिलेशन के दौरान क्या क्या सिम्टम होता है और ईसीजी में एट्रियल फिब्रिलेशन कैसे दिखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एट्रियल फिब्रिलेशन एक ऐसा कार्डियक कंडीशन है जिसमें कि हार्ट अपने नॉर्मल रेट से बहुत ही हाई रेट में पंप कर रहा होता है। हार्ट रेट रेगुलर होने की जगह इरेगुलर हो जाता है और ये कंडीशन टेम्पररी या परमानेंट भी हो सकता है। एट्रियल फिब्रिलेशन अगर लंबी देर तक एक्सटेंड हो जाए, एट्रिया अगर ज्यादा देर तक फिब्रिलेट करता रहे तो उसके अंदर क्लॉट बन सकता है। ये क्लॉट ब्लड के साथ अगर ब्रेन में चला जाए तो पेशेंट को स्ट्रोक हो सकता है। रेट और रिदम साइनस नोड से ओरिजिन होता है और ये एवी ट्रैक से होते हुए एवी नोड में जाता है। मगर एट्रियल फिब्रिलेशन के समय एट्रिया के छोटे छोटे सेल्स स्टिमुलस प्रोड्यूस करने लगते हैं और एवी नोड में इतने ज्यादा केओटिक स्टिमुलस आने लगते हैं कि हार्ट रेट बहुत ही तेजी से बढ़ जाता है। एट्रिया प्रॉपर्ली कॉन्ट्रैक्ट करने की जगह फिब्रिलेट करने लगता है। फ्रेंड्स, अब आ जाते हैं कॉजेस ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सबसे पहला आता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। अगर किसी के हार्ट की आर्टरियां ब्लॉक्ड है, नैरो है, तो उनको एट्रियल फिब्रिलेशन के चांसेस हो सकते हैं। काफी एमआई के पेशेंट को देखा गया है कि एमआई होने के बाद उनको एट्रियल फिब्रिलेशन हो जाता है। दूसरा, एक्सेसिव अल्कोहल इंटेक। अगर कोई अल्कोहल की बिंजिंग करता है, बहुत ही ज्यादा अल्कोहल सडनली पीता है, तो उसको भी एट्रियल फिब्रिलेशन हो सकता है। थर्ड कॉज में आते हैं हाइपरटेंशन। फोर्थ में आ जाते हैं हार्ट वॉल प्रॉब्लम्स। फिफ्थ आ जाते हैं ओबेसिटी। सिक्स्थ स्लीप एपनिया और लास्ट थायराइड डिसऑर्डर्स। फ्रेंड्स, ये कुछ कॉमन कॉजेस हैं जिसे आपको ध्यान में रखना है। अब आ जाते हैं कौन कौन से सिम्टम्स पेशेंट को हो सकते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन के दौरान। चेस्ट पेन हो सकता है पेशेंट को। दूसरा हो सकता है उसको डिजीनेस या चक्कर आ सकता है। तीसरा, उसको पल्पिटेशन फील हो सकता है, हार्ट की धड़कन उसको महसूस हो सकती है। उसको हो सकता है एक्सरसाइज इंटॉलरेंस, चल ना पा रहा हो, उसको थकान ज्यादा लग रही हो। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकता है, सांस उनको लगा है कि सांस टूट रही है। और अगर किसी को एट्रियल फिब्रिलेशन हो रहा है तो वो ऐसे सिम्टम्स प्रेजेंट करेगा। ईसीजी की तरफ बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अब मैं आपको एट्रियल फिब्रिलेशन में होने वाले इंपॉर्टेंट ईसीजी चेंजेस के बारे में बता देता हूं। पेशेंट का हार्ट रेट फास्ट होगा और इरेगुलर होगा। पेशेंट के ईसीजी में पी वेव एब्सेंट होगा। अगर पी वेव भी एब्सेंट है तो आपको पीआर इंटरवल नहीं मिलेगा। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नॉर्मल ड्यूरेशन का मिलेगा। आ जाते हैं ईसीजी पर। इस ईसीजी को भी हम 10 स्टेप को फॉलो करते हुए जाएंगे और देखेंगे कि डायग्नोसिस क्या होता है। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन। ये एक स्टैंडर्ड ईसीजी है। उसके बाद आ जाता है रेट। हम सबसे छोटा आरआर इंटरवल यहां पे लेंगे जो कि है 9 स्मॉल स्क्वायर्स। 1500 से अगर 9 स्मॉल स्क्वायर को डिवाइड करें तो हार्ट रेट आता है अराउंड 166। हार्ट रेट के बाद रिदम देख लेते हैं। रिदम इस ईसीजी में टोटली इरेगुलर है। बाद आ जाते हैं एक्सिस पर। एक्सिस इस पेशेंट का नॉर्मल है। हम देख सकते हैं 1, 2 और एवीएफ। 1 और 2 दोनों पॉजिटिव वेक्टर है तो ये नॉर्मल एक्सिस है। एक्सिस के बाद आ जाते हैं पी वेव पर। पी वेव इस ईसीजी में अगर हम लीड 2 में ढूंढें तो पी वेव दिख ही नहीं रहा है, देयर इज नो पी वेव। तो हमारे एट्रियल फिब्रिलेशन के क्राइटेरिया में ये फिट हो रहा है। हाई हार्ट रेट, इरेगुलर रिदम एंड नो पी वेव। उसके बाद पी वेव के बाद देखते हैं, सिंस देयर इज नो पी वेव सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ पीआर इंटरवल। नाउ कमिंग टू क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में अगर हम देखें तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इज नैरो, इट इज लेस देन 0.1 सेकेंड्स। एसटी जो सेगमेंट है वो नॉर्मल है। टी वेव दिख रहा है स्मॉल, वो भी नॉर्मल है। अब इसका डायग्नोसिस हम कैसे लिखेंगे। दिस इज ए 12 लीड ईसीजी ऑफ स्टैंडर्ड साइज एंड स्पीड of Mr. X with a heart rate of 166 per minute. The heart rate is irregular
and there is absence of P wave. The QRS duration is normal, the ST segment and the T wave is also normal. Hence, this is an ECG of a patient showing atrial fibrillation. तो फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पे दूसरा ECG लगाने वाला हूँ। देखिए, आपको इस ECG में क्या डिफरेंस दिख रहा है पुराने ECG से। आपको लग रहा होगा कि इस ECG का जो हार्ट रेट है वो नॉर्मल लग रहा है, isn't it? तो चलिए इस ECG को भी हम उसी 10 स्टेप से रीड करते हैं जैसे कि पहले वाले ECG को किया था और देखते हैं कि इस ECG में क्या फाइंडिंग है। तो पॉइंट 1, आइडेंटिफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन, ये एक स्टैंडर्ड ECG है। उसके बाद हार्ट रेट, अगर हार्ट रेट देखा जाए तो इस ECG में जो हार्ट रेट है वो अराउंड 70 है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये ECG एक पेशेंट का है जिसका हार्ट रेट कंट्रोल किया गया है। ये ECG भी एक एट्रियल फिब्रिलेशन से सफर्ड पेशेंट का ही है। तो रेट के बाद आ जाते हैं रिदम। रिदम यहाँ पे अभी भी इरेगुलर दिखाई दे रहा है। ऑल्दो हार्ट रेट कंट्रोल हो गया लेकिन रिदम अभी भी थोड़ा थोड़ा इरेगुलर है। फोर्थ पॉइंट आ जाते हैं पी वेव। देयर इज स्टिल एब्सेंस ऑफ पी वेव। पी वेव इसमें अभी भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो फ्रेंड्स, एट्रियल फिब्रिलेशन के लिए जो हमारा क्राइटेरिया है वो भी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा फुलफिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। देयर इज नो पी वेव, देयर इज नो पी वेव, सो देयर इज नो पीआर इंटरवल। पीआर इंटरवल के बाद आ जाते हैं क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स पर। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एब्सोल्युटली नॉर्मल है, कोई इसमें वाइडनिंग नहीं है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बाद एसटी सेगमेंट भी नॉर्मल है, एसटी सेगमेंट क्यूटी इंटरवल भी नॉर्मल है और टी वेव भी नॉर्मल है। इसका डायग्नोसिस होगा, दिस इज ए 12 लीड ECG ऑफ स्टैंडर्ड साइज एंड स्पीड ऑफ मिस्टर एक्स with a heart rate of 70 beats per minute. The rhythm is irregular and there is absence of P wave. The PR interval is not seen and the QRS complex is within normal limit. The ST segment, the QT interval and T waves are within normal limit. Hence, this is an ECG of a patient with atrial fibrillation on probably beta blockers. फ्रेंड्स, वीडियो के खत्म होते होते मैं आपको एक बोनस पॉइंट बता देता हूँ। फ्रेंड्स, एट्रियल फिब्रिलेशन को डायग्नोस करने के लिए अब आप आई वॉच भी यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आई वॉच का सीरीज 5 और उससे ऊपर अब एट्रियल फिब्रिलेशन का डायग्नोसिस कर सकता है और वो उसकी रिपोर्ट भी आपको भेज सकता है। आप अगर आई वॉच में अपना ECG देखना चाहते हैं तो उसको करने के लिए पहले आप अपने आई वॉच को अपने लेफ्ट हैंड में बांधिए। उसके बाद आप उसके ECG वाले ऐप को खोलिए, फिर उसको टैप करिए। ऑपोजिट साइड के फैली उंगली को आप उसके क्राउन में लगाइए और होल्ड करिए जब तक कि आई वॉच ECG ले रहा हो। एक बार आई वॉच अपना ECG लेना कंप्लीट कर लेता है, आप इसके डेटा को आपके फोन में, आईफोन में खोल सकते हैं। आईफोन से आप इस ECG को अपने डॉक्टर के साथ शेयर कर सकते हैं। आप चाहें तो आप भी अपना ECG मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें। अगर आप नए हैं मेरे चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब करें। साथ ही ये वीडियो आप अपने घर वालों, दोस्तों और चहेतों के साथ जरूर शेयर करें। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियोस लाता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे चैनल में। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए